Hello friends, today we are going to learn about therapeutic drug monitoring. It is a very important topic for the pharmacy student. So, firstly, what we are going to learn in this topic is definition, need of therapeutic drug monitoring, factors affecting and what is the Indian scenario or what were the Indian scenario for TDM. So let's begin. Firstly, introduction. Pharmacist's traditional role in healthcare and delivery system. मतलब what this line says कि जो pharmacist का ट्रेडिशनल रोल है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में वो अपन को वी ऑल नो procuring, storing, preparing, dispensing medication to the patient. दिस इज़ द ट्रेडिशनल मतलब पहले ऐसा होता था अभी भी होता है बट पुराने ज़माने में या पहले कैसा होता था कि फार्मासिस्ट का सिर्फ एक ही रोल रखा था प्रोक्यूरिंग करना स्टोर करना डिस्पेंसिंग इन शॉर्ट मेडिकेशन को प्रोवाइड करना बट नाउ फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग प्रोसेस को मॉनिटर करने की वो भी एक स्टेप बढ़ गई है सो व्हाट सेज pharmacist's responsibility in the drug use process has greatly expanded in the last decade, so he is now also expected to monitor drug therapy. तो क्या बोला गया है कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्रग को प्रोसेस करना है या ड्रग का मॉनिटरिंग करना है वो एक्सपेंड हो गया लास्ट डिकेड से तो अब एज अ फार्मासिस्ट यू कैन ऑल्सो मॉनिटर द ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग द ड्रग थेरेपी मतलब जो भी ड्रग पेशेंट ले रहा है उसको मॉनिटर करना कि उसका डोजेज कितना रखना चाहिए ज़्यादा डोज तो नहीं दे दिया ताकि उसको टॉक्सिसिटी ना हो एंड ऑल. This new responsibility requires pharmacists to actively ensure that prescribed drug therapy is effective, safe and economical. ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई तो फार्मासिस्ट का एक और रोल बढ़ गया कि ही और शी मेक श्योर जैसे जो भी ड्रग रेजिमेन है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या फिर जो भी ड्रग थेरेपी है वो पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव होनी चाहिए हाईली इफ़ेक्टिव सेफ होनी चाहिए लेस और नो साइड इफ़ेक्ट होनी चाहिए and economical for the patient. So, same dose of the drug produce satisfactorily therapeutic activity in the same person. Okay, so इसमें क्या है कि सेम डोज ऑफ ड्रग है फॉर एग्जांपल सेम डोज ऑफ ड्रग है ओके तो वो सेम डोज ऑफ ड्रग किसी पे सेटिस्फैक्टरीली थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा रहा है सम पर्सन में क्या हो रहा है वो टॉक्सिसिटी दिखा रहा है और किसी पर्सन में लिटिल सम इफेक्ट हो रहा है मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो दिखा रहा है बट उतना अच्छे से नहीं दिखा रहा है कि ताकि उसकी जो डिसीज कंडीशन है वो ठीक हो सके तो इसमें क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हिज और हर फिजियोलॉजी तो क्या कि भले ही तीनों पेशेंट को सेम डोज दिया है पर एक पेशेंट में सेटिस्फैक्टरीली थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है एक में वही डोज में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दे रहा है और एक पेशेंट में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी तो दे रहा है बट एकदम लिटल इफेक्ट दिखा रहा है not up to the mark. Hence, to prove the situation, clinical pharmacokinetics and laboratory technology were integrated with clinical medicine given to the birth of TDM, that is therapeutic drug monitoring. अब क्या होगा ये सिचुएशन को प्रूव करने के लिए कि सेम ही डोज दे रहे बट तीनों लोग में किसी में इफेक्ट दिख रहा है किसी में टॉक्सिसिटी हो रहा है किसी में लिटल इफेक्ट तो ये सिचुएशन को प्रूव करने के लिए और अच्छे से क्लिनिकली स्टडीज करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इनटू सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आपके जो ब्लड प्लाज्मा है या फिर ब्लड है उसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है अगर आपने कोई भी ड्रग ली है और आपका थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ब्लड है प्लाज्मा है उसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्रग पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ड्रग आपके ब्लड में कितने अमाउंट में है उसको मॉनिटर करना उसका थेरेप्यूटिक रेंज देखना फ्रॉम टाइम टू टाइम पीरियड टू पीरियड उसे कहते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग द मेन एम इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग साइमल्टेनियसली मिनिमाइज इट्स टॉक्सिसिटी ऑफ कोर्स मेन एम क्या होगा टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग मेन एम क्या होगा कि जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसका इफेक्ट मैक्सिमाइज करना है या फिर उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना है वो भी हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से कर सकते हैं सेकेंडली
टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। With the therapeutic drug monitoring, patient benefits medically and economically. Medically तो benefit होगा ही, क्योंकि क्या है कि अब थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो रहा है तो उनका टाइम टू टाइम ब्लड प्लाज्मा चेक किया जाएगा कि कितने टाइम पे उनके ब्लड प्लाज्मा में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है या नहीं, अच्छे से थेरेप्यूटिक एक्टिविटी वो ड्रग देगी या नहीं। ये मेडिकली। इकोनॉमिकली कैसे हो गया कि अब आपका TDM, एक पेशेंट है वो बार बार ड्रग लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, बट उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, और डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट ने भी TDM प्रोसेस नहीं की, तो इससे क्या होगा कि वो ड्रग तो पेशेंट ले रहे, बॉडी तो हार्म हो रही, और इकोनॉमिकली वो दवाई भी उसको बार बार लेनी पड़ रही है, जबकि वो दवाई से उनको इफेक्ट आ ही नहीं रहा, तो इकोनॉमिकली भी हार्मफुल हो गया। इसलिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिट बताना और मेडिकली भी, इसीलिए बोथ। Now, definition. Drug monitoring is a process which ensures that the patient is treated with least expensive, most effective therapeutic agent in a manner that will maximize efficacy and minimize side effects. ड्रग मॉनिटरिंग एक प्रोसेस है जो इंश्योर करती है, विल मेक श्योर दैट द पेशेंट है वो लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग एजेंट, थेरेप्यूटिक एजेंट मतलब अपना जो ड्रग है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ले रहा है या नहीं, एक्सपेंसिव तो ज़्यादा नहीं है, और वो ड्रग की मैक्सिमम एफिकेसी है कि नहीं विथ मिनिमम साइड इफेक्ट। ये वाली प्रोसेस को कहते हैं ड्रग मॉनिटरिंग। अब थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होगा? इस अ प्रोसेस इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की प्रोसेस है which specialize in measuring the concentration of certain drugs into the body fluid. As I said, आपके जो ब्लड में किसी भी अमाउंट ऑफ ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना हो तो दैट्स कॉल्ड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड clinical interpretation in it to obtain useful and often life saving information. Sometimes life saving information भी हमें पता चल सकती है TDM से, और यूजफुल कैसी कैसी, जैसे कि कब मैक्सिमम एफिकेसी दे रहा है, कब ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं आ रही, ये सारे लाइफ सेविंग हुए। इट डिफाइन एज द use of drug concentration measurement in the body fluid as a aid to management the drug therapy for cure, alleviation or prevention of disease. In short, ये वाली definition अकॉर्डिंग टू मी गुड एंड इफेक्टिव है। तो इस पे क्या है कि मेन वही होता है कि विच इज मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, दैट्स कॉल्ड TDM. नाउ अब हम TDM एग्जैक्टली होता है क्या वो देख लें। TDM refers to measurement or interpretation of principally blood or plasma drug concentration measurement with the purpose of optimizing a patient's drug therapy and clinical outcome while minimizing the reduce of drug-induced toxicity. As I said, principally क्या मतलब है? Measuring or interpreting the plasma drug concentration विद द पर्पज ऑफ, पर्पज क्या होना चाहिए कि पेशेंट की ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज मतलब अच्छी, मोस्ट इफेक्टिव, एंड क्लिनिकल आउटकम में क्या आना चाहिए कि विद मिनिमाइज द रिड्यूस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी एकदम कम होनी चाहिए। ये पर्पज से हम अपने ब्लड के प्लाज्मा में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड TDM। अब TDM क्या होता है कि जैसे कि देखो थेरेप्यूटिक रेंज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, आपने ज़ीरो, फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो टाइम पे, दिस इज अ ज़ीरो टाइम, ये टाइम पे आपने कोई भी XYZ ड्रग ली। नाउ एज अ टाइम इंक्रीजेस आपके बॉडी में जाएगी, स्टमक में जाएगी, देन ब्लड में जाएगी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो सब हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्लाज्मा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है आपके जो ब्लड में, उसमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। देन एक पीक इफेक्ट आएगा, दिस इज द मैक्सिमम पीक इफेक्ट, ये वाले टाइम पे, ये वाले टाइम पे और ये वाले मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे पीक इफेक्ट मिलेगा। मतलब क्या हो कि ये वाले टाइम पे आपके जो ब्लड में वो वाली ड्रग है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगी विथ मैक्सिमम, और इसके इफेक्ट भी क्या होगी, हाईली इफेक्टिव होगी फॉर दिस टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीक इफेक्ट। अब क्या होगा
कि ये वाले पीक इफेक्ट है, अब इसे क्या कहेंगे, ये वाले पीक। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम तो बढ़ते ही रहेगा, बट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब क्या हो रही है, ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, और प्लस ड्रग एक्सक्रीट भी हो गई, एज वी ऑल नो। तो अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एक बार हाई हो गया, अब क्या हो रहा है, प्लाज्मा में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीट, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। कि तो ये दिस इज द, अब ये क्या है कि एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यहाँ पे डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, ये है थेरेप्यूटिक विंडो। अब क्या होगा, अगर आपकी ड्रग है, एक नॉर्मल रेंज होती है ड्रग की पीक इफेक्ट, अगर आपकी जो प्लाज्मा में जो आपकी ड्रग है वो पीक इफेक्ट से भी ऊपर चली जाती है, तो दैट विल कॉज साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कब करेगी, जब पीक इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट के बाद भी आपके प्लाज्मा में जो ड्रग है वो और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है, तो उसे कहेंगे मैक्सिमम इफेक्ट, और उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट आएगा। अब दिस इज, ये जो टाइम लाइन है इसे कहते हैं डिजायर्ड रिस्पॉन्स। डिजायर्ड रिस्पॉन्स मतलब क्या हो कि ये वाले टाइम पे आपको मैक्सिमम और डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब इतने कॉन्सेंट्रेशन की तो ड्रग होनी ही चाहिए तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल के आपके डिजायर्ड रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल है 3 mg है, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि आपके ड्रग 3 mg ड्रग तो आपके प्लाज्मा में होनी ही चाहिए तभी आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड दिस रेंज इज सब थेरेप्यूटिक रेंज, मतलब डिजायर्ड रेंज से जो नीचे का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में जो ड्रग होती है उसे कहते हैं सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ओके। सब थेरेप्यूटिक मतलब डिजायर्ड रेंज से नीचे वाली जो जो भी प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है उसे कहते हैं सब थेरेप्यूटिक, और डिजायर्ड रिस्पॉन्स वाले हुए उस पर इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा, और यहाँ से डिजायर्ड रिस्पॉन्स, यहाँ से आपको इफेक्ट मिलना शुरू होगा, ऐसा भी कह सकते हैं जब डिजायर्ड रिस्पॉन्स। अब एक एक इफेक्ट होता है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक होता है उसे कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो और थेरेप्यूटिक रेंज। ये रेंज या ये विंडो वो होती है जिसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट और डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बीच की जो रेंज होती है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। यहाँ पे ही आपको अच्छे से हाईली इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। अगर इससे थेरेप्यूटिक विंडो से नीचे का हुआ तो जिसे कहेंगे सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यहाँ पे आपको नो और लिटल इफेक्ट मिलेगा। और अगर थेरेप्यूटिक विंडो से भी आपका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो जिससे कि आपका एडवर्स ड्रग इफेक्ट आएगा। इसीलिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटर करना, जो थेरेप्यूटिक रेंज है, थेरेप्यूटिक विंडो, उसे मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नीड फॉर TDM, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्यों करना है, क्या नीड है। फर्स्ट, ओवर यूजर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मेडिसिन। अगर पता है कि ये अगर हमें पर्टिकुलर पेशेंट का थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किया और हमें पता चल गया कि ये डोज पे ये वाले इफेक्ट पे नहीं अच्छे से ड्रग है वो मैक्सिमम इफेक्ट नहीं दे रही है, तो क्या होगा कि अगर हमने TDM कर लिया तो हम उसको ओवर यूज या ओवर प्रिस्क्राइब ऑफ मेडिसिन नहीं करेंगे, का तो उसका डोज चेंज करेंगे या फिर वो ड्रग चेंज। मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी मतलब बहुत सारी ड्रग दे रहे और फिर भी पेशेंट को इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें भी हम TDM करवा सकते। टॉक्सिसिटी और एडवर्स रिएक्शन, टॉक्सिसिटी या एडवर्स रिएक्शन भी मॉनिटर करने के लिए होता है। ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। नॉन कंप्लायंस, पेशेंट को अच्छे से दवाई सूट ही नहीं करी या फिर पेशेंट को कंप्लायंस ही नहीं हुई, कोई मेडिकल एरर हो गया या गलत दवाई दे दी तो भी हम TDM मेजर करते हैं। विड्रॉल ऑफ थेरेपी, किसी भी थेरेपी को विड्रॉ करना। ड्रग्स लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड, फिनेंटोइन, डिगॉक्सिन, थियोफाइलिन, लिथियम, इन सब का थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है। एप्लीकेशन ऑफ TDM, TDM की एप्लीकेशन क्या क्या है, टू असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोजिंग रेजिमेन, टू मेंटेन द मिनिमम concentration required to exhibit efficacy,
टू असेस करना, टू मॉनिटर करना कि अप्रोप्रिएट, अच्छे से अप्रोप्रिएट मतलब पर्टिकुलर डोज रेजिमेंट क्या हो सकता है पेशेंट का, जिससे कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिल सके ड्रग का और हाईली एफिकेशियस हो. To individualize dosing of some drug and to predict a patient dose requirement to assess the medication compliance. अब TDM होता है ना, वो फॉरेन कंट्रीज में, आउटर कंट्रीज में बहुत ही इंडिविजुअल पेशेंट का टाइम टू टाइम या फिर ऐसे नॉर्मली मेजर करते हैं. बट इन इंडिया TDM पर्टिकुलर ड्रग का और एकदम लाइक बहुत ही ज़रूरत है पेशेंट को, इमरजेंसी तो ही हम पेशेंट की TDM या फिर पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन हुई तो ही हम TDM मेजर करते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में. बट ये प्रोसेस फॉरेन में हाईली लोग करवाते हैं या फिर जो फिजिशियन है तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं TDM को. तो अब क्या डोजिंग होते हैं, इंडिविजुअल डोजिंग ऑफ द ड्रग. बोला ना मैंने, TDM करेंगे तो आपका जो खुद इंडिविजुअल ड्रग का जो डोजिंग है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका TDM किया तो आपका इंडिविजुअल सब थेरेप्यूटिक लेवल पता चलेगा, आपका इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट लेवल पता चलेगा, इंडिविजुअल आपका प्लाज्मा पिक भी आएगा, इंडिविजुअल थेरेप्यूटिक रेंज भी. तो जिससे क्या होगा, आपका इंडिविजुअली हम डोजेन रेजिमेन को चेक कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, पेशेंट को अच्छे से कंप्लायंस होगा. टू मिनिमाइज द टाइम पीरियड नीडेड फॉर डोजेज एडजस्टमेंट. अब क्या होता है कि इंडिया में या फिर सब में कि डॉक्टर पहले लो डोजिंग लेवल की, फॉर एग्जांपल 250 mg की ड्रग दे देते हैं कि ठीक है अभी ये खाओ, फिर 2-3 दिन खाओ, फिर बताना कि आपका बुखार उतरा है नहीं. बट सेकेंड टाइम फिर पेशेंट आएगा बोलेगा कि इससे तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगी, और हाई डोजिंग की 500 mg की दवा. तो ये क्या हो, टाइम पीरियड लग गया ना कि डोज को एडजस्ट करने में या फिर फिजिशियन को भी डिसाइड करने में कि पेशेंट को कितने डोज में दवा इफेक्टिव हो रही. तो अगर पेशेंट का TDM हमें मालूम होगा तो वी कैन डायरेक्टली गिवन हिज और हर उसके जो डोजिंग रेंज है जो उनको सूट होता है और हाईली इफेक्टिव होता है उनके लिए. तो ये टाइम पीरियड भी कम कर सकते हैं डोजेज एडजस्ट. तो अवॉइड ड्रग टॉक्सिसिटी भी अवॉइड कर सकते. क्या हो गया कि जिससे कि हमें टॉक्सिसिटी लेवल पता चल गया. मेंटेनिंग अ ड्रग विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज कैन हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमें TDM उस पेशेंट का मेजर कर ले तो वी नो के ये वाले ड्रग की ये वाले पेशेंट में वी नो इट्स थेरेप्यूटिक रेंज और उसका टॉक्सिसिटी पीक लेवल. तो जिससे कि क्या होगा कि हम टॉक्सिसिटी पीक लेवल तक डोजिंग देंगे ही नहीं, तो जिससे कि क्या होगा कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी. टू आइडेंटिफाई पॉइजन्स एंड असेस द सीवियरिटी ऑफ पॉइजनिंग ऑन इमरजेंसी बेसिस. अब सम सुसाइडल केस या फिर कोई भी पॉइजनिंग ले लेता है गलती से या कैसे भी, तो किसी को नहीं पता होता कि वो पेशेंट, बिकॉज वो पेशेंट तो एकदम इमरजेंसी कंडीशन में होता है, ही और शी इज़ नॉट लाइक दैट कि वो बता सके कि मैंने ये क्या लिया है, कौन सा पॉइजन. वो तो एकदम तो उस वक्त क्या करते हैं डॉक्टर्स या फिजिशियन, ब्लड लेते और ब्लड सैंपल को चेक करवाते कि कौन से ड्रग उसके ब्लड में प्रेजेंट है या फिर कौन सा कंपाउंड, जिससे कि हम अच्छे से पता कर सकते कि या इसने ओपियोइड ड्रग या फिर कोई नार्कोटिक ड्रग लिया है. तो नाउ वी नो के अब लिया है तो अब उसके हिसाब से हम एंटीडोट देंगे. तो ये पॉइजनिंग या फिर असेस ऑफ सीवियरिटी ऑफ पॉइजनिंग भी हम कर सकते. टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सेस नॉलेज एंड वर्क इन एरिया ऑफ थेरेप्यूटिक फार्माकोथेरेप्यूटिक रेंज. अब क्या होता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को या फिर फार्माकोलॉजिस्ट को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली कि जिससे कि वो फार्माकोथेरेप्यूटिक या फिर थेरेप्यूटिक रेंज है वो पेशेंट की और इम्प्रूव कर सके और वो वाली नॉलेज में और एक्सेल हो सके. नाउ ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर TDM. अब इंडिया में क्या होता है, सारे ड्रग का TDM हम नहीं कर सकते. सम इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है और हाईली रेयरली केस में हम सारे ड्रग्स का TDM करते हैं. तो दिस आर द ड्रग, और ऐसी ड्रग है जिसका नैरो थेरेप्यूटिक रेंज है, मतलब एकदम थोड़ी सी भी हमने ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करी, या फिर थोड़ा सा भी कम कर दिया तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा. तो उनकी जो रेंज हो गई वो एकदम थेरेप्यूटिक हो गई. तो नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग रेंज वाले होते हैं ऐसे ड्रग जिसके लिए हम TDM प्रोसेस करते हैं. तो
सम एग्जांपल दिए कि कार्डियो एक्टिव एजेंट्स होते हैं उनका हम टीडीएम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल एम्योडेरोन, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रोपेनॉल और क्विनिन. Antibiotics like gentamicin, amikacin, trombamicin, anti-epileptic drug like phenytoin, valproic acid, carbamazepine, bronchodilator, sorry ये bronchodilator है, दिस इज. तो फॉर थियोफाइलिन है, कैंसर कीमोथेरेपी में मेथोट्रेक्सेट है. तो ये एक लिस्ट है थोड़ी बहुत, जिससे कि ये वाली ड्रग्स का ही हम टीडीएम मेजर करते. क्योंकि ये वाली ड्रग्स का नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाली ड्रग्स हैं. ये सारी ड्रग्स कैसी है? नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाली ड्रग्स, इसीलिए. So now next is a limitation of TDM. That is, what are the limitations of TDM? So first is monitoring of therapeutic drug is expensive. Equipment supplies technical expert to obtain concentration in biological fluid, to interpret and investment in research data collection. Like कोई भी ड्रग होती है उसका अगर हमें टीडीएम निकालना है तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगते हैं, वेरी हाई अमाउंट ऑफ सप्लाईज एंड वेरी ट्रेंड एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं. क्योंकि उसमें क्या कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड दिस नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. लाइक कोई भी ड्रग है अगर उसका टीडीएम निकालना है तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Okay, only those drug with broad, sorry, this is not broad, this is narrow therapeutic range. Okay, this is typing mistake. नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाले ड्रग होते हैं वही बेनिफिट करते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. इन शॉर्ट वी कैन से कि हम टीडीएम किस ड्रग का निकालते हैं जिस ड्रग की नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है. जैसे कि हमने अभी आगे देखा डिगॉक्सिन है, थियोफाइलिन है, दे ऑल इन सब की नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है. For certain drugs, value of serum concentration are less adjustable than values of blood pressure measurement and blood coagulation. Certain drugs मतलब some amount of drug में क्या होता है कि जो सीरम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है वो लेस होती है कंपेयर टू ब्लड प्रेशर मेजरमेंट और ब्लड कोएगुलेशन. समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो इनफैक्ट ब्लड प्रेशर की वैल्यू पे अफेक्ट कर जाती है, या फिर सीरम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है उनका, या फिर ब्लड में कोएगुलेट हो जाती है. तो ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं और अफेक्ट करते हैं टीडीएम को मॉनिटरिंग करने. डेटा ऑन सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग विद ब्रॉड थेरेप्यूटिक रेंज. एज आई सेड, जो नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाली ड्रग होती है, जो नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाली जो ड्रग्स होती है उनका ही हम टीडीएम मेजर करते हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले का हम टीडीएम मेजर नहीं करते. ओके. इंडियन सिनेरियो क्या है टीडीएम का वो देख लेते हैं. इवन दो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हैज grown itself into unavoidable part of healthcare system and position has gained due to respect and support from patient and medical professional equal. वी नो कि टीडीएम है वो अपने आप में ग्रो हो गया क्योंकि नैरो थेरेपेटिक रेंज की ड्रग है, या फिर पॉइजनिंग, या फिर ऐसे कोई अनअवॉइडेबल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम में. वी नीड टू मॉनिटर टीडीएम. किसी भी ड्रग को अगर मार्केट में लाना है तो भी उसका हम टीडीएम मेजर करते हैं. ठीक है, उस टीडीएम से हमें पता चल जाता है कि टॉक्सिसिटी पता चल सकती है, कितना डोज देना है वो. तो दिस टॉपिक हैज़ वेरी गेन रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का कंप्लायंस हो गया, पेशेंट को ज़्यादा डोज में दवाई नहीं लेनी पड़ रही, और ही नोज, या प्रोफेशनल होते हैं उनको पता है कि उन पेशेंट को कितनी दवाई देनी है. मेडिकल प्रोफेशनल उसको भी इजी हो गया अब टीडीएम से मेजर करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि अब प्रॉपर कौन सी डोजेज ऑफ अमाउंट जो पेशेंट को सूट करेगी एंड गिव्स मैक्सिमम इफेक्टिव drug. It seems that Indian government official had turned blind eye to this development taking place globally. अब क्या हो रहा है, उनका इंडियन गवर्नमेंट है वो भी हेल्प कर रही है और ग्लोबली भी उनका मार्जिन एंड ऑल हो रहा है. In India, there is no regulatory guideline for having a qualified clinic pharmacist in Indian hospital. इंडिया में क्या
कोई प्रॉपर रेगुलेटरी गाइडलाइन नहीं है। अगर आपको कोई भी हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो उनके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी गाइडलाइन है। अनदर पॉइंट टू पॉइंटर इज दैट इवन इफ द रेगुलेशन हैव framed in due course, will there be enough pharmacists with necessary experience to work in the hospital to set up his current trade in mass migration of pharmacists to the farm? चलो मानो कि रेगुलेशन बन भी गया, अभी फॉर्म करंट सिनेरियो में कोई रेगुलेशन या गाइडलाइन नहीं है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इंडियन हॉस्पिटल में हैविंग क्वालिफाइड इंडियन हॉस्पिटल में कैसे वर्क करने या फिर उनकी गाइडलाइंस क्या। बट पॉइंट टू पॉइंट है, इवन इफ रेगुलेशंस हो भी गए या भी है भी तो इतने इनफ फार्मासिस्ट नहीं है या फिर वो वाले फार्मासिस्ट को इतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं है कि ईच एंड एवरी क्लिनिकल फार्मासिस्ट टीडीएम परफॉर्म कर सके या फिर करंट ट्रेंड फार्मास्यूटिकल हिसाब से वो वर्क्स है। दे नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं और लाइक ट्रेंड होने चाहिए वो लोग अच्छे से। The main reason for this phenomena is the lack of recognition of post-clinical pharmacies at a regulatory level. Main reason क्या है कि कोई regulation नहीं है या फिर कोई guidelines नहीं है अच्छे से। क्या है कि lack of recognition मतलब जो post clinical pharmacist है या फिर एज वी फार्मासिस्ट की पोजीशन देख लो तो इंडिया में उनका इतनी रिस्पेक्ट नहीं है या उनके करियर को इतना हाई लेवल पे नहीं माना जाता है। इसकी वजह से अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं और उतना हाईली डेवलप्ड सिस्टम भी नहीं। तो क्या क्या है कि पोस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इंडिया में उतना रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है एक रेगुलेटरी लेवल। Student after completion of the study are either forced to take up the job in an industry or move into academics. Last option being to seek job abroad where the pharmacy professionally when receive. As we all know, this is the current scenario अपने प्रोफेशन का कि चिल्ड्रन को जो भी बी फार्म या फार्म डी या डिप्लोमा जो भी कर लेते, वी आर ईदर फोर्स टू जॉब इंडस्ट्री में जॉब ले लेनी है, का तो मूव इनटू एकेडमिक्स में मूव कर देना एज अ लेक्चरर और एनीथिंग। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि वी गो टू अब्रॉड, बिकॉज अब्रॉड में क्या है कि फार्मासिस्ट को वेल क्वालिफाइड एंड रिकॉग्निशन मिलता है एज अ प्रोफेशनल। इसीलिए हाँ 80 to 70% of the pharmacy students are seek to move abroad. Though the situation is gradually changing as students are recognizing the scope of professional beyond the traditional limit, the perspective of serving a huge, mostly uneducated, exploding population in a daunting challenge. So, ये daunting challenge मतलब क्या है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है। जो पहले ट्रेडिशनली हमने आगे देखा था, ट्रेडिशनली सबको क्या लगता था फार्मासिस्ट का काम क्या है, टू प्रोक्यूर करना या फिर टू डिस्पेंस करना, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के दिया बस उसको देख देख के प्रोवाइड करनी मेडिसिन। बट नाउ अब धीरे धीरे जो पर्सपेक्टिव है फार्मासिस्ट को धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनके जो ट्रेडिशनल लिमिट से भी बियॉन्ड जा रही है उनके जो प्रोफेशनल, जैसे कि अब हम एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू MBA और वी कैन ऑल्सो जैसे कि TDM भी माप सकते, TDM भी मेजर कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से पोस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो। और हम और भी कुछ रेगुलेटरी में भी जा सकते हैं, मैनी मोर थिंग वी कैन ऑल्सो डू। गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आती। तो नाउ ये सब अनएजुकेशन और ओवर एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन में ये सारे चैलेंजेस आ रहे, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग in a pace. So many pharmacy schools have started to understanding the importance of pharmacy practice and are included in the 4 years of UG course. As we all know, PharmD हो या B Pharm, pharmacy practice एक सब्जेक्ट आता है as we are learning it now। और उसमें क्या है कि ये फार्मेसी प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को अब समझने लगे और 4 ईयर सिलेबस में भी अब इंक्लूड कर दिया इंडिया में। अनदर पॉजिटिव इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मडी कोर्स इन अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और ये फार्मडी के बारे में बताया गया कि और पॉजिटिव थिंग क्या हो गई है कि फार्मडी कोर्स को भी अब इंडिया में थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला है और बहुत सारी कॉलेजेस में फार्मडी भी चार्ट हो गया, जो 6 ईयर का डॉक्टरेट प्रोग्राम है जिसमें वन ईयर के लास्ट ईयर में रोटेशनल इंटर्नशिप होती जिससे कि दे कैन बिकम अ वेल
recognized clinical pharmacist for the hospitals in India. The currency can only be bought under the control by the timely intervention from the government authorities, and nurturing regulatory environment is necessary from the development of health professional like pharmacy, and also with the collaborative efforts from academic leaders and government. और करंट सिनेरियो को जैसे हम देख सकते हैं वो अंडर कंट्रोल तो है, बट और भी अगर रिकॉग्निशन चाहिए और भी हाईली वेल डेवलप प्रोफेशनल अगर हमें फार्मासिस्ट को बनाना है, तो टाइमली टाइमली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हमें चार्ज देना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर रेगुलेटरी नर्चरिंग करनी पड़ेगी। मतलब रेगुलेटरी हमें जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स को है या फिर पीसीआई उन्हें बनानी पड़ेगी, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि फार्मेसी उन्हें कोलैबोरेटिव एफर्ट देने चाहिए एज ए एकेडमिक लीडर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। इन शॉर्ट क्या क्या है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और जो एकेडमिक लीडर्स है उन्हें टूवर्ड्स द प्रोफेशनल फार्मेसी को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, ताकि दिस प्रोफेशनल may also grow and gain its respect as they deserve. No, TDM has a bright professional to grow into a very strong pharmacy wing in the healthcare system. As we all know, TDM का कितना importance है, क्योंकि we can measure toxicity, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट ले सकते कि इतना इतना इफेक्ट मैक्सिमम तो चाहिए ही। सब थेरेप्यूटिक लेवल मेजर कर सकते कि ये पेशेंट को ये वाली ड्रग है इतने डोज के ऊपर या नीचे ही देनी है। वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मेसी विंग है हेल्थ केयर सिस्टम में, पर्टिकुलरली इन द कंट्री लाइक इंडिया। पोटेंशियली धीरे धीरे ग्रो हो रही इंडिया विथ सच अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल फाउंडेशन एंड डायनेमिक एंड वेराइड पॉपुलेशन वेटिंग टू रिसीव एनी एडिशनल पेशेंट सर्विस। एज वी ऑल नो इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है इट इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और मेडिकल फाउंडेशन वो भी स्ट्रॉन्ग है। और एज वी ऑल नो इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड, तो इंडिया इन एज अ प्रोफेशनल ऑफ टीडीएम और कोई भी एडिशनल पेशेंट सर्विस के लिए भी वेट कर रहा है, और आवर कंट्री इज रेडी to serve as clinical pharmacy. Only way the clinical pharmacy can grow unhindered in India by gaining the support and acceptance of entire medical professional and the community as a whole. अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस या फिर उन्हें रिकॉग्निशन अनहिंडर्ड मतलब कब छुपाया नहीं जाएगा या फिर कब ग्रो होगा, अगर मेडिकल प्रोफेशनल है, जो मेडिकल प्रोफेशनल है, एंटायर मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल वो हमें उतना सपोर्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे या फिर हमारे करियर को इतना इम्पोर्टेंस मानेंगे तभी। और एज अ कम्युनिटी भी, एज अ कॉमन पीपल भी हमें वो प्रोफेशनल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए एज दे डिजर्व। दिस इन टर्न रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेजेंट डे फार्मेसी स्टूडेंट एंड फार्मेसी प्रोफेशनल। अब ये कब होगा कि अच्छे से कम्युनिटी को या फिर मेडिकल प्रोफेशनल है जो हम अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर जो हमारी कम्युनिटी वो हम अच्छे से एक्सेप्ट, ये अभी किसके हाथ में, हमारे हाथ में। हम अभी फार्मेसी स्टूडेंट है प्रेजेंट डे के, या फिर अभी जो फार्मेसी प्रोफेशनल है वो नए नए इनोवेशन करेंगे, ग्रो करेंगे, ये सारा अपने हाथ में। अगर हम अच्छे से ग्रो करेंगे, से इनोवेट करेंगे, हमारे करियर में एक्सेल होगे, तो वी कैन ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स एज वेल एज बाय community. So that's it for this section. Thank you. See you in the next lecture.